गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। माई सेल्फ कैलाश चोटिया। मेरा नाम कैलाश चोटिया है। जैसा कि बच्चों आप मेरे से परिचित हैं, और जो रघुनाथ स्कूल जो रतनगढ़ का सबसे बेस्ट स्कूल है, सबसे अच्छा स्कूल है, सबसे फेमस स्कूल है, उसकी ओर से बच्चों जो आपको ऑनलाइन क्लासेज उपलब्ध करवाई जा रही है, उन ऑनलाइन क्लासेज में मैं कक्षा 12 में आपको राजनीति विज्ञान का अध्ययन है वो करा रहा हूँ। इतने दिन आपको नोट्स के माध्यम से कराया था अध्ययन। अब मैं आपको बिल्कुल किताब के पास में मोस्ट पॉइंट, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स लगाकर आपको इसका अध्ययन है वो कराऊंगा। कल बच्चों हमने न्यायाधीशों की नियुक्ति, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका की स्वतंत्रता को कैसे बरकरार और सुरक्षित रखा गया है, इसके बारे में आपको बताया था। आज हम न्यायाधीशों को पद से हटाने की प्रक्रिया, न्यायाधीशों को किस प्रकार पद से हटाया जा सकता है या पद से विमुक्त किया जा सकता है, तो उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो जैसा कि बच्चों आपको पता है, न्यायाधीशों को पद से हटाना हमारे संविधान का अनुच्छेद 61 कहता है कि राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, सर्वोच्च उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को केवल और केवल कदाचार, भ्रष्टाचार, पद के दुरुपयोग की स्थिति में उनके पद से हटाया जा सकता है, और उनको पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। तो न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने की प्रक्रिया को महाभियोग कहा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी कठिन है। जैसा कि बच्चों आपको मैंने बताया कि न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना काफ़ी मुश्किल है। कदाचार यानी कि गलत आचरण अथवा अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। ध्यान में रखना, कदाचार साबित होने अथवा अयोग्यता की दशा में कदाचार साबित होने, उनके ऊपर पद के गलत उपयोग और साथ में अयोग्यता की दशा में, कदाचार और अयोग्यता की दशा में ही उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीश के विरुद्ध आरोप पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति आवश्यक है। न्यायाधीशों पर जो आरोप लगा है, कदाचार और पद की अयोग्यता का जो आरोप लगा है, उसे संसद द्वारा एक विशेष बहुमत की स्वीकृति मिलनी आवश्यक है। यानी कि कदाचार, भ्रष्टाचार या अयोग्यता की स्थिति में यदि हम महाभियोग प्रस्ताव लाना चाहें, तो कम से कम 14 दिन पहले उसकी स्वीकृति के लिए आवश्यक है, और संसद के दोनों सदनों में उसे विशेष बहुमत से पारित किया जाना आवश्यक है। तो जैसा बच्चों आपको पता है, न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप पर संसद में एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप पर संसद के एक विशेष बहुमत की स्वीकृति आवश्यक होती है। जब तक संसद उसे स्वीकृति प्रदान नहीं करे, तब तक न्यायाधीशों को उनकी पद से हटाया नहीं जा सकता, न्यायाधीशों को उनके पद से विमुक्त नहीं किया जा सकता। स्पष्ट है कि न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया कठिन है, जिसे हम महाभियोग कहते हैं। अनुच्छेद 61 कहता है कि महाभियोग के द्वारा ही उन्हें उनके पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, और जब तक संसद के सदस्यों की आम सहमति नहीं हो, जब तक संसद के सदस्यों की आम सहमति नहीं हो, तब तक किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटाया ही नहीं जा सकता। तब तक किसी भी न्यायाधीश को उसके पद से नहीं हटाया जा सकता। यह भी महत्वपूर्ण है, जहां उनकी नियुक्ति में, जैसा आपको बताया कि भारत में जो न्यायाधीश होते हैं, उनकी नियुक्ति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा मंत्रिपरिषद की सलाह से की जाती है, जिसका प्रमुख प्रधानमंत्री होता है। तो जैसा मैंने आपको कहा है कि उनकी नियुक्ति मामले में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है।
उनकी नियुक्ति के मामले में तो कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ध्यान से देखना बेटा, जैसे आपको बताया है कि जहां उनकी नियुक्ति के मामले में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन अगर उनको हटाने की शक्ति है वो विधायिका के पास है। तो जैसे मैंने बच्चों आपको बताया है, उनकी नियुक्ति संबंधी अधिकार है वो कार्यपालिका के पास है, जबकि हटाने संबंधी जो अधिकार है वो विधायिका, संसद या व्यवस्थापिका के पास है। इस प्रकार यह सुनिश्चित किया गया है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता बची रहे, और मैंने न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाए रखने संबंधी प्रावधान है वो कल आपको बताए थे। इससे क्या हो गया, शक्ति संतुलन बना रहे। अब तक भारतीय संसद के पास किसी भी न्यायाधीश को हटाने का एक प्रस्ताव विचार के लिए आया है आज तक। इसका मतलब मान सकते हो कि ये हटाने की प्रक्रिया कितनी मुश्किल है। इस मामले में हालांकि 2/3 सदस्यों ने प्रस्ताव के पक्ष में वोट तो दिया, लेकिन न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सका। क्यों? क्योंकि प्रस्ताव पर संसद के कुल सदस्य संख्या का बहुमत उसे प्राप्त नहीं हो सका। कुल सदस्य संख्या का उसे जब तक बहुमत नहीं मिलेगा तब तक उसे न्यायाधीश को हटाया नहीं जा सकता। तो जैसा कि आपको बताया है बच्चों, महाभियोग के द्वारा न्यायाधीशों को हटाया जा सकता है। कदाचार साबित होने और अयोग्यता की दशा में उन्हें पद से हटाया जा सकता है। न्यायाधीशों के विरुद्ध आरोप पर संसद में एक विशेष बहुमत की स्वीकृति जरूरी है। न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया बहुत कठिन है, और जब तक संसद के आम सदस्यों में इसकी सहमति नहीं हो, तब तक किसी न्यायाधीश को, जब तक संसद के अधिकांश सदस्यों में इसकी स्वीकृति नहीं हो, इनका अनुमोदन नहीं हो, तब तक न्यायाधीशों को उनके पद से नहीं हटाया जा सकता। यहाँ भी महत्वपूर्ण बात देखने की है कि जैसे कि भारत में न्यायाधीशों को नियुक्ति का अधिकार है वो कार्यपालिका का है। जैसे आपको बताया गया है, मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर हमारे यहाँ पर आपको बताया गया कॉलेजियम सिस्टम, जिसके तहत मुख्य न्यायाधीश और चाहे अन्य वरिष्ठ न्यायाधीश है वो कुछ नाम है वो अनुमोदित करते हैं, जिन्हें राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्त करता है। जहाँ उनकी नियुक्ति में कार्यपालिका की महत्वपूर्ण भूमिका है, वहीं उनको हटाने का अधिकार है वो विधायिका के पास है, जिससे ये सिद्ध होता है कि दोनों के बीच शक्ति संतुलन बना रहे और न्यायपालिका की स्वतंत्रता है वो बची रहे। अब तक संसद में केवल एक बार न्यायाधीश को हटाने का प्रस्ताव है वो आया था। 2/3 बहुमत से इस प्रस्ताव को पारित भी कर दिया गया था, लेकिन न्यायाधीश को फिर भी नहीं हटाया जा सका। क्यों नहीं हटाया जा सका बच्चों? प्यारे बच्चों, क्योंकि प्रस्ताव पर संसद की कुल सदस्य संख्या का बहुमत उसे मिला ही नहीं था। प्रस्ताव पर संसद की कुल सदस्य संख्या का उसे बहुमत नहीं मिला था। अब हम न्यायपालिका की संरचना के बारे में पढ़ेंगे। भारतीय संविधान, आपको पता है जैसे कि भारत है वो अर्ध संघात्मक है, अमेरिका वो संघात्मक, जहाँ पर दोहरी न्यायिक प्रणाली है, जबकि भारतीय संविधान के द्वारा एकीकृत न्यायिक प्रणाली की व्यवस्था की गई है। जैसा बच्चों आपको बताया है, भारत एक अर्ध संघात्मक है। भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। इसका अर्थ यह है कि विश्व के अन्य जितने भी संघीय देश हैं, उन संघीय देश जैसे अमेरिका आदि देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पर न्यायालय नहीं है। भारत में जो प्रांत में भी न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर ही कार्य करते हैं। जैसा कि भारत में न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड नुमा है। पिरामिड नुमा कैसे है? नीचे से ऊपर की ओर। जैसे कि सबसे नीचे कौन सा न्यायालय है? सत्र न्यायालय। उसके ऊपर कौन सा है? जिला न्यायालय। उसके ऊपर कौन सा है? उच्च न्यायालय। और सबसे ऊपर कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय। तो हमारे यहाँ पर न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड के जैसी है, पिरामिड की तरह है, पिरामिड के स्वरूप में है।
सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, इसके बाद में जिला न्यायालय, इसके बाद में अधीनस्थ या सत्र न्यायालय आता है। नीचे के न्यायालय से ऊपर के न्यायालयों की देखरेख के काम करते हैं। नीचे के न्यायालय ऊपर के न्यायालयों की देखरेख में ही काम करते हैं, चाहे उच्च न्यायालय हो, चाहे जिला न्यायालय हो, चाहे सत्र न्यायालय हो, ये सभी ऊपरी न्यायालय के अधीन रहकर कार्य करते हैं। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया, भारतीय संविधान एकीकृत न्यायिक व्यवस्था की स्थापना करता है। अन्य संघीय देशों के विपरीत, अमेरिका जैसे संघीय देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पर कोई न्यायालय नहीं है बच्चों। भारत में प्रांतीय स्तर पर कोई न्यायालय अलग से न्यायालय नहीं है, बल्कि भारत में जो प्रांतीय स्तर पर जो उच्च न्यायालय है वो भी सर्वोच्च न्यायालय के अधीन रहकर कार्य करता है। तो भारत में न्यायपालिका की संरचना पिरामिड, इट्स स्ट्रक्चर लाइक ए पिरामिड। तो भारत में न्यायपालिका जुडिशरी है, उसका जो स्ट्रक्चर है वो पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे पहले कौन सा है? सर्वोच्च न्यायालय, फिर कौन सा है? उच्च न्यायालय, फिर कौन सा है? जिला न्यायालय, फिर सबसे नीचे कौन सा है? अधीनस्थ न्यायालय। इसको बोलेंगे सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। और ऊपर से शुरू करेंगे तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, सेशन कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट। तो इस प्रकार हमारे देश में जो न्यायपालिका का गठन है वो एक पिरामिड नुमा है। पिरामिड के रूप में इसका गठन किया गया है, पिरामिड के समान इसका स्वरूप है वो बनाया गया है। तो जैसा बच्चों मैंने आपको बताया, भारत में न्यायपालिका है, उसका स्वरूप है वो पिरामिड की तरह बच्चों। सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, फिर उच्च न्यायालय, इसके बाद में जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय है। तो सबसे पहले हम आज भारत के सर्वोच्च न्यायालय के बारे में, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। तो सुप्रीम कोर्ट कहाँ है बच्चों? दिल्ली में। दिल्ली में जिसका हेड सीजीआई होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं, चाहे हाई कोर्ट हो, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, सेशन कोर्ट, सभी को इसके निर्णय मान्य होती है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है। जो उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है उन्हें एक राज्य से दूसरे राज्य में भेज सकता है। यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है। किसी भी हाई कोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के मुकदमा जो उनके सुनवाई के योग्य नहीं है, तो वह सुनवाई के लिए उसे अपने पास मंगवा सकता है। इसके अतिरिक्त वह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। इसके अतिरिक्त सुप्रीम कोर्ट के अधिकार है कि वह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय, जैसे राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ है बच्चों? जोधपुर में, तो वो जोधपुर के मुकदमे को चंडीगढ़ में स्थानांतरित कर सकता है। तो वह किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भिजवा सकता है। तो हमने भारत में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में भी पढ़ा है। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। इसके फैसले होते हैं वो एक अभिलेख के रूप में होते हैं। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर बच्चों, इसके निर्णय होते हैं वो एक साक्ष्य के रूप में, अभिलेख के रूप में, अभिलेख के रूप में या साक्ष्य के रूप में माने जाते हैं। यानी सर्वोच्च न्यायालय यदि कोई निर्णय देता है तो नीचे के वो एक तरीके से तामीर होती है, वो साक्ष्य या अभिलेख के रूप में अधीनस्थ न्यायालयों के लिए एक तामीर का काम करते हैं। इसके फैसले सभी अदालतों को मान्य होते हैं। किसके फैसले? सर्वोच्च न्यायालय के फैसलों को सभी अदालतों को मानना पड़ता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला भी कर सकता है। ट्रांसफर ऑफ द जजेस, यह उच्च न्यायालय, द ट्रांसफर ऑफ द जजेस ऑफ हाई कोर्ट, यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला या उनका ट्रांसफर कर सकता है। तीसरा, यह किसी अदालत का मुकदमा अपने पास मंगवा सकता है जिसमें यदि उसे लगे कि यह विषय है वो सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के योग्य है, तो अभिलेख न्यायालय और साक्ष्य न्यायालय के रूप में यह किसी एक उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में स्थानांतरित या ट्रांसफर कर सकता है। तो यह किसी मुकदमे को, किसी भी प्रकार के मुकदमे को
उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है, ट्रांसफर कर सकता है, स्थानांतरित कर सकता है। तो ये किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमे को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। अब हम देखते हैं उच्च न्यायालय, जिसे हम हाई कोर्ट कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? हाई कोर्ट। राजस्थान का जो हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। और इसकी बेंच कहाँ है? जयपुर में। तो राजस्थान में उच्च न्यायालय कहाँ है बच्चों? हाई कोर्ट में। उच्च न्यायालय कहाँ है? इसकी उच्च न्यायालय कहाँ है? जोधपुर में। और इसकी बेंच कहाँ है? जयपुर में। तो राजस्थान का उच्च न्यायालय कहाँ है बच्चों? हाई कोर्ट कहाँ है? जोधपुर में। और इसकी बेंच कहाँ है? जयपुर में। तो उच्च न्यायालय क्या क्या काम करता है बेटा? निचली अदालत के फैसले की अपील की सुनवाई करता है। यानी सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के में जो चल रहे मुकदमे हैं उनके निर्णयों के विरुद्ध ये सुनवाई कर सकता है। हाई कोर्ट को सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध, सेशन कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले के विरुद्ध अपील सुनने का अधिकार है। यह मौलिक अधिकारों की बहाली करने के लिए रिट जारी कर सकता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये अधिकार दोनों को ही है, सर्वोच्च न्यायालय को भी है और उच्च न्यायालय को भी है, वेरी मोस्ट है। तो मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए तो हाई कोर्ट क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को बाहर करने के लिए रिट जारी कर सकता है, रिट है वो लागू कर सकता है, जिसके तहत उच्च न्यायालय क्या कर सकता है? मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा जैसे लेख है वो जारी कर सकता है। तो मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए, मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए हाई कोर्ट है वो रिट जारी कर सकता है। बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा जैसे लेख है वो जारी करके व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा करता है। कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का होना न होने पर उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में सीधा अपील कर सकता है या अपील कर सकता है। उसकी अपील पर सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय को व्यक्ति के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा जैसे लेख है वो जारी करने का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उच्च न्यायालय राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा करता है। बेनीवाल जी, अमित शाह, भूपेंद्र, भवानी शंकर, सुन रहे हो ना आप? तो राज्य के क्षेत्राधिकार के आने वाले जो मुकदमे हैं उनका निपटारा है वो उच्च न्यायालय ही करता है। तो राज्य के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी मुकदमे आते हैं, राज्य के क्षेत्राधिकार, राजस्थान के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत जो भी मुकदमे आते हैं उन मुकदमों की सुनवाई है वो उच्च न्यायालय या हाई कोर्ट को करने का अधिकार है। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है बच्चों? जोधपुर में। राजस्थान का हाई कोर्ट कहाँ है बच्चों? जोधपुर। और इसकी बेंच कहाँ है? जयपुर में। ठीक है ना, जोधपुर। मैंने बता दिया आपको। राज्य के क्षेत्राधिकार में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ अदालतों का पर्यवेक्षण और निरीक्षण का कार्य, चाहे सेशन कोर्ट हो चाहे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, इनके अदालतों का पर्यवेक्षण और उन पर नियंत्रण बनाए रखने का कार्य भी हाई कोर्ट है वो करता है। अगला तीसरा न्यायालय है, ये दूसरा हो गया और ये पहला हो गया। तो सबसे पहले पिरामिड के रूप में कौन सा होगा? सर्वोच्च न्यायालय। बाद में कौन सा हो गया? उच्च न्यायालय। बाद में कौन सा हो गया? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। और बाद में कौन सा हो गया? सब ऑर्डिनेट कोर्ट या सेशन कोर्ट। ठीक है ना। तो अब हमारी बारी आई है जिला न्यायालय, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। जिले में दायर मुकदमे हैं उनकी सुनवाई है वो जिला न्यायालय करता है। तो जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई है वो जिला न्यायालय करता है। निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध, यानी सेशन कोर्ट के या सब ऑर्डिनेट, सेशन कोर्ट भी कह सकते हो बच्चों और सब ऑर्डिनेट कोर्ट भी कह सकते हो। तो निचली अदालतों के निर्णय के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। सेशन कोर्ट ने यदि कोई निर्णय सुनाया है तो उसके विरुद्ध हम जिला न्यायालय में अपील कर सकते हैं। तो निचली अदालतों के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। तीसरा, गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों पर फैसला देती है। ये गंभीर किस्म के जो फौजदारी मामले होते हैं, दीवानी मामले होते हैं, जो गंभीर होते हैं, उनके आपराधिक मामले में ज़्यादातर फौजदारी मामले ही आते हैं। तो गंभीर किस्म के जो आपराधिक मामले होते हैं उन पर फैसला देने का अधिकार है वो जिला न्यायालय को है। इनके विरुद्ध हम सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट में जा सकते हैं। इनके विरुद्ध हम हाई कोर्ट में अपील कर सकते हैं।
लेकिन जिला न्यायालय को जो गंभीर किस्म के अपराध हैं, जो गंभीर मामले हैं, जो गंभीर विवाद के विषय हैं या जिनमें हत्या जैसे गंभीर अपराध है वो शामिल है, तो उनके विरुद्ध गंभीर किस्म के आपराधिक मामलों में फैसला देता है। अधीनस्थ न्यायालय, सब ऑर्डिनेट कोर्ट, जैसे कि हमारे रतनगढ़ में अधीनस्थ न्यायालय जिसे हम सेशन कोर्ट भी कहते हैं, फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमे पर विचार करती है। जो सेशन कोर्ट होती है वो फौजदारी में किसका क्या चीज़ आती है, कौन कौन से मामले आते हैं फौजदारी में? तो फौजदारी में अंतर्गत हत्या, लूट, हत्या के लिए उकसाना, गंभीर अपराध, चोरी, डकैती, इन जैसे कार्य है वो दीवानी मामलों के अंतर्गत आते हैं। तो फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों पर विचार करती है। तो जैसा कि आज हमने बताया बच्चों, अब आज मैंने आपको भारत में जो पिरामिड नुमा संरचना है उसके अंतर्गत सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय, बाद में उच्च न्यायालय, बाद में जिला न्यायालय और बाद में अधीनस्थ न्यायालय के बारे में बताया था। तो एक बार फिर रिपीट कर रहा हूँ, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, इसके फैसले सभी अदालतों को मानने पड़ते हैं। इसके फैसले होते हैं वो एक अभिलेख या साक्ष्य के रूप में नीचे के न्यायालयों के लिए एक तरीके से अभिलेख का काम करता है। और जब नीचे के मामले में इस प्रकार के विवाद आते हैं तो वो इस प्रकार के उन सर्वोच्च न्यायालय में, क्योंकि इस मुकदमों के संबंध में जो निर्णय दिया था उन्हें सुरक्षित रखा जाता है। यह उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का तबादला कर सकता है, यह किसी भी अदालत के में मुकदमों को अपने पास मंगवा सकता है, यह किसी उच्च न्यायालय में चल रहे मुकदमों को दूसरे उच्च न्यायालय में भेज सकता है। दूसरा है उच्च न्यायालय, हाईकोर्ट। हमारा राजस्थान का हाईकोर्ट कहाँ है बेटा? जोधपुर में। निचले अदालत के फैसले पर की गई अपील की सुनवाई करता है। मौलिक अधिकारों को बहाल करने के लिए रिट, बंदी, प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण, अधिकार परीक्षा जैसे लेख जारी करता है। राज्य के क्षेत्र में आने वाले मुकदमों का निपटारा कर सकता है। अपने अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण और नियंत्रण करता है। जिला न्यायालय, जिले में दायर मुकदमों की सुनवाई करता है। निचली अदालतों के फैसले के विरुद्ध अपील की सुनवाई करता है। गंभीर किस्म के जो अपराधी किस्म के मामले होते हैं उनमें फैसला देता है। और अधीनस्थ न्यायालय फौजदारी और दीवानी किस्म के मुकदमों का विचार करता है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, भारत में जो न्यायपालिका है उसकी संरचना है वो बेटा पिरामिड नुमा है, पिरामिड के समान है। भारत एक अर्ध संघात्मक देश है जिसके तहत संघात्मक देशों के विपरीत भारत में अलग से प्रांतीय स्तर पर न्यायालय नहीं है। यहाँ पर जो प्रांतीय स्तर के न्यायालय है वो सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत काम करते हैं। भारत में न्यायपालिका की संरचना है वो पिरामिड की तरह है, जिसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय, बाद में उच्च न्यायालय, बाद में जिला न्यायालय, उसमें अधीनस्थ न्यायालय आती हैं। तो भारत का सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में आपको मैंने ये पढ़ाया है। बेनीवाल जी, अमीषा बेटा, हाँ भाई, भूपेंद्र, भवानी शंकर बेटा, याद कर लेना इनको अच्छे से और इनको लिखना भी है। आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आए, चाहे महाभियोग की प्रक्रिया है, ये इससे संबंधित कोई भी चीज़ आपको समझ में नहीं आए तो आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आपके पास मेरे नंबर भी हैं, तो आप कांटेक्ट करके मेरे से पूछ सकते हैं। इनके बारे में आप है वो सलाह ले सकते हैं। मेरे हिसाब से आप आज का जो आपको टॉपिक समझाया था वो आपके अच्छे से समझ में आ गया होगा। कल हम बच्चों आपको सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में पढ़ाएंगे, सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के बारे में अध्ययन करेंगे। आज पुनः वापस 137 नंबर जो हमारा पेज है उसके अंतर्गत मैंने आपको आज भारत में न्यायपालिका की संरचना, सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, जिला न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय के बारे में पढ़ाया है। ये आपका होमवर्क है। धन्यवाद।